नमस्कार। बिहार के चुनाव की मतगणना काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और कल सुबह जब आप नींद से उठेंगे तब तक आपके सामने एक साफ तस्वीर होगी। एक सरकार तय हो चुकी होगी, बिहार में अगला राज किसका होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मसला जो है वो चुनाव के नतीजे नहीं है, मसला ये है कि इस चुनाव के नतीजे से कौन जीता कौन हारा। मेरी राय में इस चुनाव के नतीजे से कोई नहीं जीता। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिहार चुनाव की मतगणना चल रही है, नतीजे आने वाले हैं। लगातार इस बात को लेकर बहस चल रही है कि सरकार कौन बनाने वाला है। दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने तरीके से बार बार उत्साहित हो जाते हैं, बार बार उदास हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच में हम जो विषय लेके आए हैं, मैं जो आपको बताने वाला हूं, वो है कि क्या इस चुनाव में कोई जीत रहा है, क्या इस चुनाव से किसी को खुश होना चाहिए। मेरी राय में इस चुनाव में सभी घाटे में हैं, इसलिए सबको समझना चाहिए कि ये चुनाव उनके लिए अच्छा है या नहीं है और इस चुनाव से सीखने के लिए किसके पास क्या सबक है। आप इस चुनाव के पूरे पैटर्न को अगर आप देखें तो इसने बहुत कुछ बदला और एक संदेश जो जहां से निकलता है वो जगह है। 3 चरणों में जो चुनाव हुआ उनके नतीजे अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चुनाव ने करवट ली है और किस तरह से बीच चुनाव के मतदाता यहां से वहां हुआ है। फ्रांस में एक घटना हुई, देश भर में, पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में प्रदर्शन होने लग गए क्योंकि फ्रांस की सरकार ने जब क्रैकडाउन शुरू किया तो एक बड़ा तबका ये मान के बैठ गया कि ये मुसलमानों पे अत्याचार है। तो उसको लेके एक बहस रही कि वो मुसलमानों पे अत्याचार है या कट्टरपंथियों पे है। और उस बीच में हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए और एक संदेश समाज को चला गया और जो देने में मैं कहूँगा कि बीजेपी और एनडीए कामयाब हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं तो कहीं ना कहीं उस हत्यारे को समर्थन कर रहे हैं। इस संदेश के जाने का सीधा फायदा चुनाव में आप देखेंगे वो दिख रहा है। आप पहले चरण के नतीजों पर जाएंगे तो आप देखिए 18 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिली हैं, 14 का नुकसान हुआ एनडीए को, जबकि महागठबंधन जो है उसको 12 का फायदा हुआ है, उसको 49 सीटें मिल रही हैं। सीधे सीधे ये पहला चरण निर्णायक चरण बन रहा है, अन्य को भी 2 चरणों का फायदा हुआ है। मतलब एनडीए की बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद में जब दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली थी उसके 1-2 दिन पहले ही फ्रांस का घटनाक्रम हुआ। दूसरे चरण में आप देखेंगे 1 सीट का एनडीए को फायदा हुआ, जो नुकसान में जा रही थी एनडीए जबरदस्त 14-15 सीटों की एक चरण में, वो ठीक से एकदम से वो उसकी हालत में सुधार हो गया और वो 1 सीट के फायदे में आ गई। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की, मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत, बेरोजगारी, कोरोना में दुर्गति, उस सब के बावजूद जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, बल्कि 1 सीट के फायदे में ही रही। महागठबंधन भी हालांकि घाटे में नहीं गया, उसको पिछली साल जितनी सीटें थी उसके लिए मिली, लेकिन जिस तरह के हालात थे और जो बात चल रही थी गेन करने वाली वो नहीं कर पाया। अन्य को भी 1 सीट का फायदा हुआ। तीसरे चरण में आप देखिए कि किस तरह से चीजें एकदम पलटी, क्योंकि आप तीसरा चरण आते आते फ्रांस को लेके और जो हिंदू मुसलमान का विमर्श था उसमें इंटेंसिटी आ गई, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी आ गई और बड़े स्तर पे जो ध्रुवीकरण होना था वो हो चुका था। तो आप देखेंगे 14 सीटों का 57 सीटों पे आगे चल रहा है एनडीए, जिसमें 14 सीटों का एडवांटेज एनडीए को मिला तीसरे चरण में। महागठबंधन को 16 सीटें थी, 16 की 16 का घाटा हुआ, उसकी 16 सीटें हाथ से निकल गई और अन्य को जो है वो 2 सीटें ज़्यादा मिली हैं। तो ये जो नतीजे हैं ये बहुत कुछ बताते हैं। ये नतीजे ये बताते हैं कि इस देश में जब इलेक्शन के बीच में जब सांप्रदायिक घटनाक्रम आ जाता है तो कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, ये इससे सीख भी है। मोदी जी के लिए ये एक बड़ा सबक है कि इतना बड़ा हिंदू मुसलमान का घटनाक्रम होने के बावजूद, इतना बड़ा तनाव होने के बावजूद, इतना बड़ा विभाजन ध्रुवीकरण होने के बावजूद भी उनके लिए सरकार बचाना मुश्किल हो जा रहा है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार सारे हथकंडे अपना रहे हैं, उसके बावजूद बच नहीं पा रहे हैं। ये एक उनके लिए संदेश है। इससे ये पता चलता है कि काम भी करना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान से ही लाइफ नहीं चलने वाली है। सेकुलर फोर्सेस के लिए संदेश ये है कि वो कुछ सांप्रदायिक मसला हो तो उस झांसे में ना पड़े। अगर बड़े स्तर पर फ्रांस की घटनाओं को लेकर देश में प्रदर्शन नहीं हुए होते तो शायद हालात इतने नहीं बदलते। फ्रांस का मसला बाहर का मामला था,
एक सेकुलर देश कुछ कट्टरपंथियों पर कार्रवाई कर रहा था, आम फ्रांस के मुसलमानों के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रपति बार बार संदेश दे रहे थे कि हम चाहते नहीं है कि इस देश में लोग आम मुसलमान पे शक करें, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक भावनात्मक मसला उठ गया, उसमें मोहम्मद साहब के कार्टून का शामिल था, उसको लेके बहुत सारी तलखी हुई। हालांकि अलग बात है कि वो कार्टून भी करीब 15 साल पहले बनाया गया था। खैर जो भी है, लेकिन इसका असर जो है, हम चुनाव की बात करें तो चुनाव पे पड़ा, और ये सेकुलर फोर्सेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, सेकुलर फोर्सेस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवैसी जैसे जो एलिमेंट हैं वो कम से कम जो है वो उनको कहीं ना कहीं गठबंधन में अपनी जगह दे दें, क्योंकि वो जब इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो वो ऐसे इलाकों को टारगेट करते हैं जो बीजेपी के लिए हानिकारक हैं और जहां मुस्लिम स्ट्रांग होल्ड है। और होता ये है कि वो वहाँ वोट बढ़ जाते हैं और फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को हो जाता है। इस बार भी यही हुआ है। तीसरे चरण में जहाँ चुनाव हुए हैं वो ऐसी जगह थी जहाँ लगातार आरजेडी फायदे में रही थी, और उसमें भी जो है वो वोट बढ़ गया। चुनाव आयोग के लिए एक सबक है, अब तक के चुनाव में आपने बनारस के चुनाव में सब जगह किया, लेकिन इस बार चुनाव में आपने आखिरी बार कर लिया, आप शायद नियम सुधार लीजिए। एक तरफ वोट पड़ रहा होता है, दूसरी तरफ दूसरे फेज को आप ऐसे डिजाइन करते हो कि वहाँ पे इलेक्शन रैली हो रही होती है और उस रैली को नेशनल टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा होता है। तो जब चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया है तो आप ऑडियो विजुअल मीडियम से उस चुनाव प्रचार को अगर लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो आप किस आधार से कह सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष है? तो अब इस बार के चुनाव में लोगों ने इस पर बोलना शुरू किया, अभी तक के चुनाव में लोग बोलते नहीं थे। तो ये चुनाव आयोग के लिए भी सबक है, सिलेक्शन से। जनता के लिए क्या सबक है? जनता के लिए सबक ये है कि आप जो है, अगर इस बार नतीजे बिल्कुल बराबर के हैं, अगर आपने रोजी रोजगार, अपने रोजमर्रा के मसले, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे वोट नहीं किया, आप हिंदू मुसलमान पे अटके रह गए, आप और दूसरे जाति के भावनात्मक मसलों में चले गए, तो आप समझिए कि इसके बाद में कोई भी इन मसलों को लेके इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो जानता है कि रोजगार देके मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, कोई फायदा नहीं है। वो जानता है कि किसी भी तरह की गरीबी के लिए काम करके कोई फायदा नहीं है। वो जानता है कि बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था खराब हो, काम धंधे चौपट हो तो होते रहे, क्योंकि उसके आधार पर तो कोई मुझे वोट देने वाला नहीं है। तो ये संदेश जो है ये उनके लिए भी है जो जनता के लोग हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि चिराग पासवान के लिए भी एक संकेत है। चिराग पासवान को ये समझना चाहिए कि मौसम विज्ञान में जो महारत है वो उनके पिता को जो थी वो उनको नहीं है। इसलिए अगर ज़्यादा वो पैतरेबाजी करेंगे तो कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। चिराग को अपना आधार मजबूत करने और अपनी साख को बनाने के लिए काम करना चाहिए। उनके पिता ने जो एक साख बनाई थी, रामविलास पासवान की साख को लंबे समय तक भुनाया गया, लेकिन अब नए सिरे से चिराग को एक अपनी साख बनानी पड़ेगी, अपना वजन बनाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सबक तेजस्वी यादव के लिए है। तेजस्वी यादव को ये समझना चाहिए कि उनको एक बहुत बड़ा ट्रस्ट मिला है, उनको इस देश के लिए बहुत बड़ा काम करने का मौका मिला है और वो एक नई लीडरशिप के तौर पे उभर रहे हैं। लेकिन वो और अच्छी तरह से उभर सकते थे, क्योंकि उनकी जो जीत होने वाली थी वो बहुत बड़ी जीत होने वाली थी। एग्जिट पोल भी कह रहे थे और सबका अनुमान था। और अगर जीत उतनी बड़ी नहीं हुई है तो ये सबक है कि वो सावधान रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और मेहनत से काम करें, ग्राउंड पे काम करें। पिता की विरासत के आधार पर सिर्फ ये ना सोचें कि इनको सत्ता मिल जाएगी। तो तेजस्वी का जो है वो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो सबके लिए चुनाव का कोई ना कोई संदेश है। नतीजे सबके लिए अलग अलग हैं, सबके लिए नतीजों का मतलब अलग अलग है। जनता के लिए नतीजों का मतलब बेहतर होगा। मेरी ये विश है कि जनता के मसले पे चुनाव लड़ने से ही लोग जीतते हैं, ये संदेश जाए, ताकि जो कोरोना के दौरान में हज़ारों किलोमीटर पैदल करके लोग गए थे, अगली बार से लोग उनके बारे में सोचें। नमस्कार, जय हिंद।